आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल, जो कि हमारी यूनिट 2 है ये। और इसका जो पहला ही टॉपिक है कि रीतिकाल का नामकरण, किस किस ने इसका क्या नाम दिया है, वो सब कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रीतिकाल को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, जो कि आपके 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से ही इस सभी वीडियोज को देखना शुरू कर देना, ताकि जो ये यूनिट है आपकी अच्छी हो जाए। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का इसी यूनिट से। तो टॉपिक वही है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विचार प्रकट कीजिए, या हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नामकरण के बारे में बताइए। तो प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको यही आंसर लिखना है। और ये हमारा टॉपिक भी है, कोई ये मत सोचना है कि हमें क्वेश्चन ही रटवा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इससे छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसको अलंकृत काल किसने कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल क्यों कहा है। तो ऐसे इस यूनिट से आपके 13 मार्क्स इस हिसाब से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, और साथ ही इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो इसकी भूमिका देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। शुक्ल जी ने इस काल का आरंभ चिंतामणि के विक्रमी संवत 1700 से मानना है। इस प्रकार विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक हिंदी साहित्य रीतिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल है, और उसके अंदर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए थे, इन्होंने जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इस वीडियो को देखने से कुछ कुछ याद आ रहा होगा, और उसमें मैंने आपको विक्रमी संवत बताया था, इसका क्या कौन सा समय है। और यहाँ पे फिर इससे पहले मिश्र बंधु विनोद लिखा जा चुका था। अगर आपको याद है कि मिश्र बंधु विनोद के बारे में, इसको जो 3 लोग थे लिखने वाले, कौन कौन थे, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। उनके नाम क्या क्या है, जैसे बिहारी करके था ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन आदि, मध्य और आधुनिक भागों में के रूप में किया गया। आचार्य शुक्ल ने परंपरागत ये नाम तो दिए ही, साथ ही विशेषताओं की प्रमुखता की दृष्टि से एक विशेष नाम और जोड़ दिया। रीतिकालीन कवियों ने काव्य रचना करते समय न तो मोक्ष तथा परलोक की चिंता थी, और न ही तत्कालीन समाज की। रीतिकालीन जब काव्य की रचना कर रहे थे, उन्हें ना ही जैसे मोक्ष होते मुक्ति की, परलोक होता है जैसे स्वर्ग, ठीक है। जैसे मान लीजिए मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है और वो दूसरे लोक के अंदर चला जाता है, तो वो हो जाता है परलोक। उनको ना ही परलोक की चिंता थी और न ही तत्कालीन समाज की, जो उस समय पे जो समाज था वो कैसा था, उनकी भी चिंता नहीं थी। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से किया जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस काल को विभिन्न नाम दिए हैं, वो अब इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कृति है, कृति का अर्थ होता है रचना, ठीक है। कर्ता होता है जो करने वाला होता है। पद्धति होती है ढंग, लिखने का ढंग, करने का ढंग। विषय तो आप समझ गए हो। जैसे सबसे पहले जो इसके अंदर इतिहासकार हुए हैं, जैसे कि रीति काव्य नाम दिया था डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने इसको रीति काव्य का नाम दिया। फिर जो अलंकृत काल है, इसको नाम मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल माना है। परंतु अलंकृत काल नाम से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। जैसी इसकी प्रवृत्ति है उसके बारे में इससे पता नहीं चलता है। अगले जैसे आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उत्तर मध्यकाल का नाम दिया था। इसके अंदर रीति ग्रंथों की प्रचुरता देखने के कारण, प्रचुरता यानी कि अधिकता देखने के कारण, आचार्य शुक्ल ने पद्धति विशेष के आधार पर इस काल का उत्तर मध्यकाल नाम रख दिया है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रीति पद्धति
पर लिख। अगले जो हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसको रीतिकाल नाम दिया। फिर इसके बाद आए आचार्य विश्वनाथ मिश्र, इन्होंने इसको श्रृंगार काल का नाम दिया क्योंकि इसके अंदर श्रृंगार की प्रमुखता होती है। जैसे श्रृंगार के अंदर जैसे राजा और रानी होती है, उसके संयोग और वियोग का जो वर्णन दिखाया जाता है, तो इसी कारण इसने श्रृंगार काल का नाम दिया क्योंकि इसके अंदर श्रृंगार के सभी अंगों का सम्यक विवेचन नहीं किया गया है। और यहाँ पे सम्यक होता है पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे लास्ट फिर जो इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने इसको कलाकाल का नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस काल को कलाकाल का नाम देते हैं। उनके मत में काव्य के कलापक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में है उतना कभी नहीं हो सका, लेकिन केवल मात्र कलापक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कलाकाल नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष के बिना कला पक्ष का भी कोई महत्व नहीं है। जैसे साहित्य के अंदर जैसे भाव पक्ष है, उसके बिना कला पक्ष का कोई महत्व नहीं है। आगे चलते, अब इसका उपसंहार निष्कर्ष देख लेते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन सभी कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निर्वह किया। इस युग में रीति ग्रंथों की प्रचुरता, रस, अलंकार आदि का रीति पर आश्रित होकर आना रीतिकाल की सार्थकता सिद्ध करता है। यानी कि इसके अंदर जो कवि थे रीतिकालीन की रीति परंपरा को पूर्ण निर्वाह किया है। इसके अंदर अलंकार की प्रचुरता, रीति ग्रंथों की प्रचुरता और रीति पर आश्रित होकर इसे रीतिकाल सिद्ध करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम रीतिकाल उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई सभी कवियों ने इसका अलग अलग नाम दिया। जैसे अलंकृत काल नाम दिया, किसी ने श्रृंगार नाम दिया। तो ऐसे ही जैसे हमने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल पढ़ा था, आदिकाल में उसके अंदर हमने पढ़ा था ना नामकरण, आदिकाल का नामकरण, तो लास्ट में यही उसमें भी वही निष्कर्ष निकलता है कि उसके अंदर भी कवि बहुत सारे अलग अलग नाम देते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जो ये लेखक हुए हैं, इतिहासकार हुए, इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, बट इसका जो नाम है वो इन्होंने रीतिकाल ही माना है। यहाँ पे देखिएगा, इस काल के अंदर जो ये निष्कर्ष अधिक संगत प्रतीत होता है। कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। देखिएगा, जैसे इसने श्रृंगार काल का नाम दिया है, रसिकता के कारण इसकी श्रृंगार प्रवृत्ति का बोध होता है। वीर रस में इसकी जो राज प्रशंसा की है। रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण, अगर रीतिकाल कहते हैं तो इससे की कोई भी विशेषता नज़र नहीं आती है, तो इसी कारण इसको रीतिकाल का नाम दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। रीतिकालीन काव्य को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। इनको हम अगली वीडियोज में कवर करेंगे। ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बुक से बिल्कुल हट के इनके जो एक एक पॉइंट है ना, वो इतना ईजी कर दूंगा, आप कहोगे कि मज़ा आ गया पढ़ने में। इस प्रकार रीति का प्रभाव प्रत्येक वर्ग के कवि पर है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर रीति ग्रंथ की प्रचुरता थी, इसीलिए इसको रीतिकाल का नाम दिया गया है। और साथ ही इसको उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। रीतिकाल संज्ञा देना ही अधिक उपयुक्त है। जैसे कि अंदर हम आदिकाल का नाम आदिकाल ही रखते हैं, तो इसी के अंदर भी हम रीतिकाल का नाम रीतिकाल ही रखेंगे। अब देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो भूमिका है वो तैयार करनी है। कम से कम जैसे मैंने आपको ये कंप्लीट दिया हुआ है ना ये भूमिका, तो ये लिख डालनी है। इसके अंदर आप 1-2 लाइन मिस कर सकते हो। जो पॉइंट हैं जैसे बताया कि पूर्व मध्यकाल में बांटा है, तो इस भूमिका को ज़रूर लिखना है। भूमिका लिखने के बाद यहाँ पर जो अपने इतिहासकार हुए हैं, यानी कि इनका जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, मिश्र बंधु हो गए, ये 6 के जो 6 इतिहासकार हुए हैं, इनके पॉइंट लिख देना। जैसे अलंकृत काल का नाम डाल दिया, या फिर मिश्र बंधु का नाम डाल के किसी ने मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल किया। ऐसे ही
अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं लिख सकते कि आपके पास टाइम कम है और आपको ज़्यादा याद नहीं होता, तो आप ये याद रख सकते हो कि मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल का नाम दिया। आपको अगर ये भी नहीं होता कि इसकी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता तो रहने देना, ठीक है। अगर जो अच्छा लिख सकता है तो वो लिख सकता है, इससे काम चल जाएगा। जैसे मैंने आपके अंदर ये लिख रहा है ना कि अब ये मत सोचना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल लिख के छोड़ दिया मैंने, इसके अंदर डिटेल में नहीं करवाया, क्योंकि यार इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ इसका नेम तो सिर्फ यही याद करना है कि इसको किस नाम से जाना गया, ठीक है। फिर इतना करने के बाद हमें इसका निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष में आप ये वाली लाइन छोड़ देना यहाँ से, जैसे मैंने आपके पास बताया था ना कि इस विषय में डॉक्टर भागीरथ मिश्र का निष्कर्ष, ये वाली सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, आप इसको छोड़ देना। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये निष्कर्ष हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो क्वेश्चन का लिखने का जो ढंग है वो बता दिया है। ऐसे लिखना है, ये टॉपिक कवर हो गया है और ऐसे ही सभी टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।